Good morning, you all. Today we will discuss Chapter 6 Geography, Major Crops and Agricultural Development. तो इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं, ओनली 10% ऑफ टोटल लैंड अवेलेबल इज सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। दैट मीन्स जितना जो लैंड एरिया जो है, दैट मीन्स सी और ओशन से जो कवर किया हुआ एरिया को छोड़ करके बाकी जो लैंड एरिया जो है वो टोटल एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल नहीं है। उनमें से बहुत सारा एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर है, बहुत सारा एरिया जो है आपका डेजर्ट होंगे, बहुत सारा एरिया माउंटेनियस एरिया, हिली एरिया होंगे, बहुत सारा एरिया जो होगा बैरन लैंड होंगे, दैट मीन्स एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं होंगे। तो अगर टोटल में देखेंगे तो ओनली 10% ऑफ द टोटल लैंड, जितना ज़मीन है उसका सिर्फ 10% ही आपका एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकेंडली क्रॉप कैटेगरीज। तो किस किस टाइप का क्रॉप ग्रो किया जाता है जनरली इंडिया में। तो फूड क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज। दैट मीन्स फूड क्रॉप मीन्स राइस, व्हीट, मेज, जो हम लोग अपना कंजम्पशन नीड को फुलफिल करते हैं। इसी तरह से बेवरेज क्रॉप जो है, जैसे कि टी, कॉफ़ी हो गया, ये हम लोग जनरली ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फाइबर क्रॉप हो गया, कटन एंड जूट, तो इससे हम लोग कपड़ा होगा, गन्नी बैग्स होंगे और भी डिफरेंट टाइप का आपका प्रोडक्ट्स वगैरह इससे हम लोग बनाते हैं। इसी तरह से कमर्शियल क्रॉप है, फ्रूट, स्पाइसेस, शुगर, इसको कमर्शियल क्रॉप कहते हैं। जनरली ये लोग हम फूड कंजम्पशन के रूप में तो इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं कर रहे हैं आपका, और इसी तरह से बेवरेज भी नहीं है। जनरली ये इसको हम लोग सेल पर्पज़ के लिए, सेलिंग पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं। तो ये आपका कमर्शियल क्रॉप हो गया। ऐसे तो इसको कमर्शियल क्रॉप में फ्रूट, स्पाइसेस, शुगर को ही नहीं, जनरली कॉटन हो, जूट हो, ये भी आपका अगर कमर्शियल जो इसका पर्पज से अगर ग्रो कर रहे, लार्ज स्केल में ग्रो कर रहा है, तो वो भी कमर्शियल होता है। तो जनरली यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप बोल करके फ्रूट, स्पाइसेस, शुगर को ही अलग से एक टॉपिक बनाना ये ज़रूरत तो नहीं है, और इस तरह से कैटेगराइज करना भी ज़रूरत नहीं है। जनरली आप फूड क्रॉप, बेवरेज क्रॉप और फाइबर क्रॉप इतना भी कैटेगराइज करेंगे तो सही रहेगा। ओके, अब हम लोग जो मेजर क्रॉप्स में राइस का बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट। तो राइस में जनरली हम लोग इसी तरह से देखेंगे, ये जो क्लास 8 का जो चैप्टर जो है और जो 10 का चैप्टर जो है, जो दोनों में सिमिलैरिटी है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है, तो हम लोग कुछ पॉइंट ऐड करना होगा, या तो कुछ पॉइंट जो अननेसेसरी होंगे इसमें उसको हम लोग रिमूव करेंगे, कुछ पॉइंट ऐड करना होगा जो ज़रूरत है तो उसको ऐड भी करेंगे। तो जनरली हम इसमें उसी को बेस करके देखेंगे, जो एनसीईआरटी 10 का जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग बेस करके देखेंगे। तो राइस जो कल्टीवेशन जो है, इसमें से जनरली जो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो क्लाइमेटिक कंडीशन। दैट मीन्स राइस के लिए किस टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो टेम्परेचर जो चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद रेनफॉल का बात करेंगे, अबव 100 सेंटीमीटर, और ये होता है एनुअल। हाँ, आपका बुक में दिया होगा 150 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, अबव 100 सेंटीमीटर कर देंगे, क्योंकि यही आपका एनसीईआरटी का जो लिखा हुआ है कि 100 सेंटीमीटर अबव एनुअल है, ठीक है। और ये आपका जो बुक में लिखा है 150 सेंटीमीटर, जनरली उसको हम लोग मान के नहीं चलेंगे, हम लोग इसी को बेस करके 10 में भी देखना है। तो इसीलिए वो जो एनसीईआरटी जो लिखते हैं उसी का हमको लेकर चलेंगे। तो रेनफॉल जो होगा जनरली 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे एबोव होना चाहिए, और ये होता है एनुअल होता है, रेनफॉल एनुअल होता है। दैट मीन्स एक साल में 100 सेंटीमीटर जहाँ पर रेनफॉल होता है, उससे ज़्यादा रेनफॉल होता है, उस एरिया में राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। सोयल चाहिए फर्टाइल सोयल, जो एलुवियल सोयल ही होता है। एलुवियल सोयल जो रिवर वाटर द्वारा डिपोजिटेड सोयल है, जैसे कि माउंटेनियस एरिया से गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और इसका ट्रिब्यूटरीज वगैरह जब सैंड, सील्ड, क्ले, दैट मीन्स इरोजन करके लेके आते हैं और इस प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर देते हैं, तो ये सोयल हो जाता है एलुवियल सोयल। तो एलुवियल सोयल फर्टाइल होता ही है, तो फर्टाइल एलुवियल सोयल राइस कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल है। अब राइस ग्रोइंग बेल्ट देखेंगे या तो एरिया देखेंगे,
तो इंडिया में जनरली वो नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन में आता है आपका वेस्ट बंगाल आता है, बिहार आता है, यूपी आता है, इसी तरह से आपका असम आता है, इसी तरह से पंजाब हरियाणा, ये आपका जनरली राइस ग्रोइंग बेल्ट। राइस ग्रोइंग बेल्ट कहेंगे तो फर्स्ट हम नॉर्दर्न प्लेन कहेंगे, कोस्टल प्लेन कहेंगे और डेल्टिक रीजन कहेंगे। नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन मीन्स वही वो भी प्लेन ही है, जनरली आपका साउथ इंडिया में है कोस्टल प्लेन, एक अरेबियन सी और ईस्टर्न घाट का बिटवीन में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न घाट और नॉर्दर्न प्लेन के बाद आपका कोस्टल प्लेन जो हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट का बिटवीन में, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो हो गया आपका वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी का बिटवीन में है। और इसी तरह से डेल्टिक रीजन जो है वो डेल्टा एरिया, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा एरिया जो है, तो ये जनरली राइस ग्रोइंग बेल्ट नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन और डेल्टिक रीजन में है। दैट मीन्स अगर बेल्ट पूछेंगे राइस ग्रोइंग बेल्ट या तो रीजन या तो एरिया, तो ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन कहने से ही हो गया आपका, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, असम बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्दर्न प्लेन में वो सब आ गया। इसके बाद कोस्टल प्लेन में आ गया आपका आंध्र प्रदेश से लेकर के ओडिशा और नीचे का एरिया, और इसी तरह से कोस्टल प्लेन में आ गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को अगर बात करेंगे उस तरफ केरला से ऊपर वाला पार्ट, केरला का साइड का पार्ट वगैरह आ गया। इसी तरह से आपका डेल्टिक रीजन मतलब जो डेल्टा एरिया जैसे कि सुंदरबन डेल्टा एरिया, ये सब आपका राइस ग्रोइंग बेल्ट है। दैट मीन्स ये नॉर्दर्न प्लेन का भी बात करेंगे, टोटल रिवर का डेपोजिशनल रॉक से बना है नॉर्दर्न प्लेन, तो फर्टाइल एलुवियल सोइल है। और आप कोस्टल प्लेन का भी बात करेंगे तो कोस्टल प्लेन ये महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी रिवर का डेपोजिशनल वर्क से बना है, तो फर्टाइल सोइल है। इसी तरह से डेल्टिक रीजन जो है आपका, जैसे कि हम सुंदरबन डेल्टा का बात करेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये सभी सोइल जो है आपका रिवर का डेपोजिशन के कारण बना है, तो इसीलिए फर्टाइल सोइल है। और राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट का अगर बात करेंगे वही है नॉर्दर्न प्लेन में आ गया वेस्ट बंगाल, असम और उसके बाद पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, ठीक है, ये टोटली आपका नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट आ गया। ओके, और इसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट में, वो है 3 टाइप्स ऑफ पैडी ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड असम। वो है ऑस, अमन एंड बोरो। ऑस, अमन एंड बोरो और कुछ नहीं है। ऑस जो होता है जनरली ऑटम सीजन में ग्रो करने वाला पैडी, अमन होता है विंटर सीजन में ग्रो करता है जनरली ये, और बोरो होता है जनरली ये समर का टाइम में ग्रो करते हैं। और आप लोग ये याद रखिए कि राइस जो एक खरीफ क्रॉप है, खरीफ मतलब जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है वैसे ही इसका खेती हम लोग शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स इसके लिए बारिश का ज़रूरत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है वैसे ही इसका खेती शुरू करते हैं। और राइस एकमात्र इंडिया का ये आपका फर्स्ट स्टेपल फूड क्रॉप है। दैट मीन्स राइस इंडिया का ही नहीं पूरा वर्ल्ड का ही स्टेपल फूड क्रॉप है। और इंडिया में स्टेपल, STAPL, स्टेपल मतलब मुख्य, मुख्य फूड क्रॉप है राइस इंडिया का, तो मुख्य में भी नंबर 1 फर्स्ट स्टेपल, स्टेपल मतलब मुख्य, फर्स्ट स्टेपल फूड क्रॉप है राइस इंडिया के लिए। और इसके बाद आपका व्हीट का बात करेंगे तो व्हीट में फर्स्ट पॉइंट याद रखिए आप लोग कि व्हीट जो है सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। दैट मीन्स राइस का बाद जो इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है, स्टेपल फूड क्रॉप है इंडिया का, सेकेंड पोजीशन में वो व्हीट है। और इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो हो गया, इसके लिए जनरली फर्स्ट तो यही याद रखेंगे, ये एक रबी क्रॉप है। जैसे कि राइस खरीफ क्रॉप था, तो व्हीट जो है रबी क्रॉप है। रबी मीन्स जनरली ये विंटर का टाइम में इसका हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। तो रेनफॉल इसके लिए चाहिए, विंटर का टाइम है, ठंडी का टाइम है, जनरली जैसे ही ऑनसेट होता है, जो ठंडी का टाइम जैसे शुरू होने वाला होता है उस टाइम में जनरली हम इसका ग्रो करते हैं। तो ठंडी का टाइम है, तो इसके लिए जनरली अगर रेनफॉल का बात करेंगे, रेनफॉल कम ही चाहिए व्हीट के लिए, 50 to 75 सेंटीमीटर ही चाहिए एनुअल रेनफॉल। राइस के लिए तो ज़्यादा चाहिए था। और इसी तरह से हम लोग क्लाइमेट का बात करेंगे, कूल टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग, तो यहाँ याद रखने वाला कुछ है ही नहीं। तो हम लोग रबी क्रॉप है तो उस समय ठंडा होता ही है, तो ठंडा होता ही है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक पॉइंट बनता है, तो वो है आपका कि राइस के लिए जो टेम्परेचर जो चाहिए ग्रोइंग टाइम में, कूल टेम्परेचर चाहिए। दैट इज कूल टेम्परेचर होता ही है उस समय।
और जब हार्वेस्ट करते हैं उस समय ब्राइट सनशाइन चाहिए, क्योंकि अगर ब्राइट सनशाइन नहीं रहेगा उस समय, अगर बारिश वगैरह हो जाएगा हार्वेस्ट का टाइम में जब फसल उठाते हैं तो वो फसल ख़राब हो सकता है। इसी तरह से वीट ग्रोइंग बेल्ट का बात करेंगे। गंगा सतलज बेल्ट है एक, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, और ब्लैक सोयल रीजन डेक्कन प्लेटू एरिया में। दैट मीन्स वीट ग्रोइंग का दो ही एरिया है, गंगा सतलज बेल्ट। दैट मीन्स गंगा एंड सतलज रिवर का बिटवीन का जो पार्ट में राइस का ग्रो किया जाता है, राइस का कल्टीवेशन किया जाता है जनरली इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और ब्लैक सोयल रीजन ऑफ द डेक्कन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, तमिलनाडु, ये एरिया में भी वीट का ग्रोइंग किया जाता है। यहाँ पर नोट करके लिखे, इट इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। दैट मीन्स राइस का बाद यही है इंडिया का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। और ये सेकेंड इसीलिए है क्योंकि अगर आप साउथ इंडिया का बात करेंगे ज़्यादातर वहाँ पर लोग राइस ही खाते हैं। और इसी तरह से हम लोग इंडिया का भी नॉर्थ ईस्ट का भी बात करेंगे, वहाँ पर भी ज़्यादातर लोग राइस को ही फेवर करते हैं। हाँ, बाकी इंडिया जो होगा जनरली नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर लोग राइस और व्हीट ऑल्टरनेटिवली वो लोग यूज़ करते ही है। और इस तरह से व्हीट कल्टीवेशन जो है हैज़ बीन सक्सेसफुल इन विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अगर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब, हरियाणा, इस एरिया में, उत्तर प्रदेश एरिया में अगर व्हीट कल्टीवेशन जो सक्सेसफुल हो रहा है जनरली विंटर का टाइम में, तो इसके लिए दो रीजन है आपका। एक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है, ये जो रेनफॉल लाता है, लाइट रेनफॉल लेके आता है जनरली विंटर का टाइम में। तो लाइट रेनफॉल है, कम रेनफॉल है, इतना सफिशेंट है व्हीट कल्टीवेशन के लिए। और ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण भी आपका HYB सीड का, केमिकल फर्टिलाइजर का, मॉडर्न मशीनरी का यूज़ हुआ है, इसके चलते भी आपका व्हीट कल्टीवेशन सक्सेसफुल हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जनरली इन विंटर। ओके, दिस मच